हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके 5th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, हमारे यूनिट का नाम है संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। इससे पहले मैं इस यूनिट के एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने संसदीय व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज की वीडियो में हम अध्यक्षात्मक शासन या फिर राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, या फिर अध्यक्षीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, उसकी परिभाषा भी बतानी है, उसके गुण दोष क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज का क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है अध्यक्षीय व्यवस्था। ये जो यूनिट है इसमें हम दो व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पहली थी संसदीय व्यवस्था, जिसके बारे में हम पहले वाली फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। इसमें कार्यपालिका और विधानसभा अलग से चुना जाता है। तो संसदीय प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा था, जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है या फिर अध्यक्षीय व्यवस्था, उसमें प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति प्रणाली सरकार जो होती है उसके अंदर सरकार की कार्यकारी और जो विधायी शाखाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको जवाबदेह होती है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। कार्यकारी शक्तियां और विधायी शाखाएं या फिर विधायी शक्तियां अलग अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। मतलब कि कोई भी विधायिका जो है कार्यपालिका जो है वो विधायिका को जवाबदेह नहीं होती, दोनों स्वतंत्र होती हैं, दोनों स्वतंत्रात्मक रूप से काम कर सकती हैं। इसमें कार्यपालिका और विधानसभा अलग से चुना जाता है, तो दोनों के चुनाव भी अलग अलग होते हैं और इनके पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं और कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा को जवाबदेह नहीं होती, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे कि संसदीय प्रणाली में होता है वैसे अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं होता है, ना ही इसे विधानसभा द्वारा भंग किया जा सकता है। तो जो कार्यपालिका होती है संसदीय व्यवस्था में, उसे विधानसभा के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को भंग भी किया जा सकता है और कार्यपालिका जो होती है वो विधानसभा को जवाबदेह भी होती है। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में दोनों स्वतंत्र होती हैं, दोनों के पास स्वतंत्र शक्तियां होती हैं, दोनों में से कोई भी किसी को जवाबदेह नहीं होती और साथ ही साथ दोनों में से जो विधानसभा होती है वो कार्यपालिका को भंग नहीं कर सकती। तो ये हमारी अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अध्यक्षीय व्यवस्था और जो संसदीय प्रणाली है उसके बीच में क्या अंतर है, ये स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसकी परिभाषा JW गार्नर ने दी है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति सरकार ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी अवधि या कार्यकाल के मामले में संवैधानिक रूप से विधानसभा से स्वतंत्र होते हैं और ये अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए विधानसभा को जवाबदेह नहीं होते। तो JW गार्नर ने ये परिभाषा दी थी। इस प्रणाली की शुरुआत अमेरिका में हुई और इसे अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, अफ्रीका के जितने भी देश हैं जैसे कि घाना, केन्या, जिम्बाब्वे, एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस आदि ने अपना रखा है। तो ये सारे कंट्रीज जो है वो अध्यक्षीय व्यवस्था को अपनाते हैं, जबकि हमारे इंडिया में अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण दोषों के बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले गुण दोष के बारे में देखते हैं। जिस तरह से संसदीय व्यवस्था में संपूर्ण राजनीतिक धुरी संसद थी, वैसे ही अध्यक्षीय शासन में शासन एवं राजनीति की पूरी धुरी अध्यक्ष यानी कार्यपालिका के प्रधान के इर्द गिर्द घूमती है। तो अध्यक्ष जो होता है या फिर राष्ट्रपति जो होता है, सारी शक्तियां अध्यक्षीय व्यवस्था में उसके पास होती हैं, जबकि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें सारी शक्तियां जो होती हैं वो अध्यक्ष के पास नहीं होती।
वो संसद के पास होती है। संसदीय व्यवस्था होती है तो संसदीय व्यवस्था में सारी शक्तियां संसद के पास होती है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में सारी शक्तियां अध्यक्ष के पास या फिर राष्ट्रपति के पास होती हैं, जो कार्यपालिका का प्रधान होता है अध्यक्षीय व्यवस्था में। इसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रधान होता है। तो जो भी राज्य है और सरकार जो है, यानी कि स्टेट या फिर कंट्री, जो भी कंट्री, उसका प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। बट जबकि हमारे यहाँ जो जैसे इंडिया में अपनाई गई है संसदीय व्यवस्था, उसमें प्रधानमंत्री प्रधान होता है, जबकि जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति प्रधान होता है। यह व्यवस्था अमेरिका में शुरू हुई, अतः अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यानी इस व्यवस्था में राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थायी होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इसमें बताया गया है कि वो स्थायी होता है। इस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के संबंध अलग तरह के होते हैं, यानी शक्तियां का पृथक्करण मतलब दोनों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं, दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह के संबंध होते हैं कार्यपालिका और विधायिका के। इसमें विधायिका कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते, जबकि संसदीय व्यवस्था जो होती है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था होती है अध्यक्षीय व्यवस्था, कार्यपालिका के सदस्य इसमें अलग होते हैं और विधायिका के सदस्य अलग होते हैं। जबकि जो हमारी संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका वो होती है जो कि सरकार बनाती है, कैबिनेट वगैरह, तो उसके सदस्य विधायिका में भी होते हैं। कुछ सदस्य होते हैं, ज्यादा सारे नहीं होते, कुछ सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था होती है अध्यक्षीय व्यवस्था, इसमें दोनों में जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग भी होते हैं। तथा राष्ट्रपति संसद में कभी नहीं बैठ सकता। कभी कभार राष्ट्रपति मौखिक संदेश दे सकता है, वहां की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जो संसद होता है हमारा, संसद में जो है प्रधानमंत्री बैठता है संसदीय व्यवस्था में, लेकिन जो ये राष्ट्रपति प्रणाली होती है या फिर अध्यक्षीय व्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो संसद में कभी भी नहीं बैठता। कभी कभार वो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है बोलकर, लेकिन वो जो है उसमें भाग नहीं लेता। इसमें चुनाव निश्चित अवधि में ही होते हैं। राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो होता है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और जो चुनाव होते हैं वो उनकी एक निश्चित अवधि कर दी जाती है, उसमें ही होते हैं। ये शासन व्यवस्था उन्हीं देशों में पाई जाती है जहाँ पूर्ण विकसित लोकतंत्र होता है। तो ऐसी व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है वो पूर्ण विकसित लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषताएं जो है, पहली है स्थायित्व। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जवाबदेह नहीं होती। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना काम करती है। तो कार्यपालिका जो होती है उससे एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, उसी समय तक कार्यपालिका अपना काम करती है। और जो कार्यपालिका जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। सेकंड है नीतियों में निरंतरता। तो नीतियों में जो है निरंतरता बनी रहती है। इसमें कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना काम करती है, जिससे कि उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। मतलब कि जो भी कार्यपालिका कोई निर्णय ले रही है, जैसे हमारे यहाँ होता है 5 साल तक एक सरकार रहती है, वो कुछ नीतियां बनाती है, तो वो नीतियां बनाती है, 5 सालों तक वो नीतियां बनाई रही होती है। तो उसके बाद उसकी सरकार, अगर बाई चांस उसकी सरकार नहीं आती दोबारा से नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो उसकी सरकार चली जाती है। अब ये जो 5 साल है इसमें नई सरकार आ गई, तो नई सरकार जो है वो नई नीतियां बनाएगी। अब जो इसने नीतियां कुछ बनाई थी, कुछ बना रही थी, कुछ लागू कर दी थी, वो नीतियां जो है उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। नई सरकार नई नीतियां बनाती है। तो ऐसा इस सरकार में नहीं होता है। जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। कार्यपालिका का एक निश्चित समय होता है, वो उस समय तक काम करती है, और जब तक वो रहती है उसमें वो अच्छी तरह से नीतियां बनाती है, पूरी तरह से विकास की नीतियां बनाती है, और नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। कोई दूसरी सरकार आकर उन नीतियों को नहीं हटाती है। अब तीसरा है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। यानी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका को जवाबदेह होती है, विधायिका कार्यपालिका को भंग भी कर सकती है, लेकिन ऐसा अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं होता। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तीनों जो होते हैं लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, और तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों का एक दूसरे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब कि कोई भी किसी को
किसी के बारे में भी किसी को भंग नहीं कर सकता या फिर किसी को जवाबदेह नहीं होता। विशेषज्ञों द्वारा शासन, तो जो अध्यक्ष व्यवस्था होती है उसमें विशेषज्ञों द्वारा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा अपनी अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अत्यधिक महत्व देते हैं। तो मतलब कि वो ये देख, कोई भी राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त कर रहा है, अधिकारी बनाया जाना है, तो वो उन अधिकारियों को नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान देता है कि वो कितने एक्सपर्ट हैं। अगर जैसे कि होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है किसी को, तो वो किस तरीके से उस पद को, उस पोस्ट को संभाल सकता है, उसकी पूरी तरह से एक तरह से परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उसको नियुक्त किया जाता है। तो इसलिए जो अध्यक्ष शासन होता है विशेषज्ञों का शासन होता है। अब 5th पॉइंट है राजनीति का अपराधीकरण नहीं। इसमें कार्यपालिका सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल, बाहुबल के आधार पर नहीं होता, जिसमें राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच सकते। तो जो अध्यक्षीय शासन होता है उसका जो चुनाव होता है वो लोकप्रियता के आधार पर नहीं होता, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में हो जाता है कभी कभार। धन बल के आधार पर भी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को अगर नेता बनाया जाता है या फिर राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने धन के आधार पर नहीं आता, बल्कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत के आधार पर आता है। बाहुबल मतलब कि जबरदस्ती से नहीं आता वो। तो इस तरह से जो है अपराध नहीं होता है इस तरह की सरकार में। अब 6th पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। तो राजनीतिक जो जितने भी न्याय होता है, न्यायपालिका जो होती है वो जो भी निर्णय लेती है वो राजनीतिक प्रभाव में आकर नहीं लेती है। इसमें राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वे अपने निर्णय स्वयं करती है और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से क्रियान्वित करता है। तो आई होप ये विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब अध्यक्ष व्यवस्था जो है उसके दोषों के बारे में हम देख लेते हैं, उसके क्या दोष होते हैं। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कामों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जिससे कार्यपालिका जिन सरोकार को ध्यान न देकर व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। तो कुछ ऐसे सरोकार होते हैं जो कि कुछ ऐसी नीतियां होती हैं जो कि कार्यपालिका को देनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वो व्यवसायिक हितों को ज्यादा ध्यान देती है। तो इस शासन में व्यापकता की कमी। तो अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, जिससे इस व्यवस्था में पूरे देश के प्रतिनिधित्व की कमी रहती है। तो पूरे देश में क्या चल रहा है या फिर किस जगह पर किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, किस तरह के वहाँ की पॉलिसीज होनी चाहिए, इन सब पर ज्यादा जो है पता नहीं होता है सरकार को। कभी कभार इस सब की कमी हो जाती है। 3rd पॉइंट है विधायिका व कार्यपालिका में टकराव। तो विधायिका और कार्यपालिका जो होते हैं उसमें टकराव भी हो जाता है। इस प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य की कमी होती है, इसलिए लोकतंत्र के इन दोनों स्तंभों में टकराव की संभावना बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।